प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है भाई? अगला टॉपिक है आपका प्रोजेक्ट उद्भव। क्या है ये? लिख सकते हैं अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव में लॉन्च किया गया। सैन्य विरासत महोत्सव में लॉन्च किया गया है। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, प्रोजेक्ट उद्भव का? उद्देश्य लिखिएगा, भारतीय सैन्य विरासत को सैन्य विरासत को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र का हिस्सा बनाना। अच्छा, ये चर्चा में क्यों रहा है प्रोजेक्ट उद्भव? अभी क्या हुआ ना, भारतीय सेना जो प्रमुख थे उन्होंने इसके बारे में जानकारी साझा की है, ठीक है ना, इसलिए ये चर्चा में रहा है। लिखिएगा, इसके तहत, इसके तहत भारतीय सेना, इसके तहत भारतीय सेना खुद को भविष्य की लड़ाइयों के लिए, खुद को भविष्य की लड़ाइयों के लिए वेद पुराण, वेद पुराण और महाभारत की मदद से, महाभारत की मदद से तैयार कर रही है। ठीक है। ये तीन ग्रंथों के आधार पर ही क्यों? वेद, पुराण और महाभारत के आधार पर क्यों भाई? लिख लीजिए चाहे तो। क्योंकि ये सभी धर्म और नैतिक मूल्यों पर आधारित, धर्म और नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन कला, शासन कला, रणनीति, रणनीति, कूटनीति और युद्ध विजय की जानकारी देते हैं। ठीक है ना। एक लाइन और लिखिएगा, अब सेना ने, अब सेना ने इसके तहत, अब सेना ने इसके तहत उद्भव जानकारियों को, उद्भव जानकारियों को यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड करने की योजना है। किसकी वेबसाइट होगी? यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। साइट भारत की ही है, ये बात याद रखना। ठीक है, हो गया यहां तक। अगला टॉपिक है नेग्लेरिया, नेग्लेरिया फाउलेरी, नेग्लेरिया फाउलेरी। ये क्या है भाई? लिखिएगा, कोझिकोड जिला में, कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ केरल में? कोझिकोड जिले में इसके कारण होने वाले संक्रमण, कोझिकोड में इसके कारण होने वाले संक्रमण, संक्रमण कौन सा हुआ? प्राइमरी, प्राइमरी अमीबिक
मेनिंगो एंसेफ्लाइटिस, मेनिंगो एंसेफ्लाइटिस, है ना, मेनिंगो एंसेफ्लाइटिस से एक लड़की की मृत्यु हो गई। ठीक है। नेगलेरिया फाउलेरी क्या है फिर, इसके बारे में लिखिएगा। स्वतंत्र जीवधारी अमीबा या एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव है। इसका एक दूसरा नाम है दिमाग खाने वाला अमीबा, दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है इसको। ठीक है। कहाँ मिलेगा ये? गर्म ताजे पानी में। गर्म ताजा पानी कहाँ मिलेगा? झील में, नदी में, स्विमिंग पूल में। ठीक है ना, यहां पे पाया जाता है। ओके। और जब इन इन जगहों पे लोग तैर रहे होते हैं तो उनके नाक के माध्यम से वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। आगे लिखिएगा फिर। तो जब लोग पानी में तैर रहे होते हैं नाक के माध्यम से वो प्रवेश लेता है शरीर में और ये मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। आगे लिखिएगा। मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर, मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर सूजन का कारण बनता है। और याद रखना ये गैर संचारी होता है। ठीक है। पानी मतलब पीने गैर से, संचारी मतलब क्या? लिखिएगा, पानी पीने से संक्रम पानी पीने से लोग क्या संक्रमित हो जाते हैं क्या? हैं? नहीं होते हैं। ठीक है। लिखिएगा, लिखिएगा प्राथमिक अमीबिक, प्राथमिक अमीबिक मेनिंगो, मेनिंगो वैरायटी क्या सर? एंसेफ्लाइटिस, एंसेफ्लाइटिस क्या? ये अलग वैरायटी है क्या? अरे ये बताए नहीं थे बीमारी के कारण उस लड़की की मृत्यु हुई है कोझिकोड में, वो बीमारी जी क्या सर। थी? सर कितना ऊपर कर दिए, नीचे किसी नहीं करा। दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण, क्या दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण है। ठीक है। नेगलेरिया फाउलेरी हमने लिखवाया, उसी का कारण ये होता है। इसमें क्या क्या होता है भाई? लक्षण क्या है इसका? सिर दर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न, ठीक है, और भ्रम का अनुभव। ठीक है। प्रभावी इलाज कोई नहीं, प्रभावी इलाज नहीं है। हो गया। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। लिखिएगा, किसे मिला है? कैरोस, 2024 भी लिख लो। कैरोस, कैरोस क्या है? उपन्यास है ये। ठीक है, उपन्यास है, इसको मिला हुआ है। ये कैरोस क्या है फिर? लिख सकते हैं माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित,
ठीक है, लेकिन लिखा किसने था? जेनी एर्पेनबेक। एर्पेनबेक मतलब माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित, है ना। जेनी एर्पेनबेक के उपन्यास कैरोस को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। ठीक है ना। अब ये जो जेनी एर्पेनबेक हैं, ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली जर्मन महिला है, सॉरी पहली जर्मन विजेता है ये। ठीक है, पहली जर्मन विजेता बनी है ये बुकर जीतने वाली, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब जो कैरोस है ना, इसके बारे में भी लिख लो। ये क्या है, किस पर आधारित है, इसकी विषय वस्तु क्या है? पूर्वी जर्मनी के पूर्वी जर्मनी के पूर्वी जर्मनी के अंतिम वर्षों के दौरान अंतिम वर्षों के दौरान अंतिम वर्षों के दौरान उलझे हुए प्रेम संबंध की कहानी है। हो गया। अब ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है, फिर इसके बारे में भी लिख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में लिख लीजिएगा। लिखिएगा, गैर अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य को मान्यता देने के लिए स्थापित। गैर अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य को मान्यता देने के लिए स्थापित। ठीक है, प्रतिवर्ष दिया जाता भाई, जिसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ हो, साथ ही यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ, इसी को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजी अनुवाद होने के साथ साथ यूके या आयरलैंड में प्रकाशित भी हुआ हो। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है, लिखिएगा। उद्देश्य है दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण उपन्यासों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, मिलने वाली 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि को पुरस्कार राशि को लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से बांट दिया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके अलावा शॉर्ट लिस्ट लिख लोगे, शॉर्ट लिस्ट किए गए लेखकों और अनुवादकों को भी 2500 पाउंड दिए जाते हैं, 2500 पाउंड दिए जाते हैं।
ठीक है ना? हो गया? जी जी सर। चलो, अगला टॉपिक है अपना यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। ये क्या है भाई? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पहले बात तो यही लिख लो, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी। पहली चीज तो यही लिख लो, 2024 है, ये है। किसके सहयोग से तैयार किया गया? विश्व आर्थिक मंच ने तो बनाया है। सहयोगी इसका कौन बना? सहयोगी बना सरे विश्वविद्यालय। सरे विश्वविद्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में। ये इसके सहयोगी रहे। ठीक है। इसमें 119 देशों को शामिल किया गया। भारत को कौन सा स्थान मिला? 39, 39/119, 39वां स्थान भारत को मिला है 2024 में। लेकिन अगर देखें भारत के ही 2022 में क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, तो भारत 54वें नंबर पर था। 2022 में भारत 54वें स्थान पर था। ठीक है। इसके अलावा यूएसए पहला है, और माली जो है, बहुत पीछे है सर। माली सबसे निचले पायदान पे है, सबसे निचले पायदान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक लिख लो तो, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक होता क्या है इसमें? पहली बात तो ध्यान रखना, द्विवार्षिक है, ये द्विवार्षिक है, ये बात लिख लो। ठीक है। ये पहला सूचकांक कब जारी किया गया था भाई? 2022 में। 2022 में पहला सूचकांक जारी हुआ था। ठीक है। अब यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है, तो जाहिर सी बात है ये उन्हीं बातों को ध्यान में रखेगा जिनकी वजह से यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलता हो। ठीक है ना? इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें या एक ये लिख सकते हैं हम लोग, 17 स्तंभ और 102 व्यक्तिगत संकेतकों पर आधारित, व्यक्तिगत संकेतकों पर आधारित। ठीक है। जी सर। इसमें अधिकतम स्कोर 7। अधिकतम स्कोर इसका है 7, और न्यूनतम कितना है? तो 1 है ना? अब 1 अंक जिसको मिलेगा वो तो क्या हो जाएगा? सबसे खराब। 7 नंबर जिसको मिला वो भी हो जाएगा सबसे बढ़िया। तो भारत का स्कोर कितना रहा है? यहाँ पे लिखो ना, भारत का स्कोर 4.2। 4.25, ये रहा भारत का अपने स्कोर। ठीक है। यहाँ तक कोई? एयर टर्बुलेंस, अगला टॉपिक है एयर टर्बुलेंस। ये क्या है? लिख लीजिएगा। अब ये चर्चा में रहा है तो लिखिएगा, सिंगापुर एयरलाइन में, सिंगापुर एयरलाइन में गंभीर टर्बुलेंस के चलते, गंभीर टर्बुलेंस के चलते एक यात्री की मृत्यु हो गई। ये होता क्या है? एयर टर्बुलेंस क्या होता है भाई? इसके बारे में लिख लो। एयर टर्बुलेंस के बारे में लिखिएगा, किसी हवाई जहाज के पंखों पर, किसी हवाई जहाज के पंखों पर, पंखों पर वायु प्रवाह में व्यवधान,
वायु प्रवाह में व्यवधान को टर्बुलेंस कहा जाता है ना, जिसके चलते अनियमित ऊर्ध्वाधर गति करने लगता है, ठीक है, अनियमित ऊर्ध्वाधर गति करने लगता है, अर्थात नियमित मार्ग से हट जाता है ना, नियमित मार्ग से हट जाता है। इसके प्रकार भी होते हैं। एयर टर्बुलेंस के प्रकार कौन कितने होते हैं भाई, लिख सकते हैं हम लोग, प्रकार लिख लो। विंड शियर टर्बुलेंस, दूसरा वाताग्र टर्बुलेंस। अब बार बार टर्बुलेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तीसरा होता है संवहनीय, जिसको हम तापीय भी बोल सकते हैं। चौथा होता है वेक। पांचवा होता है यांत्रिकी। छठा होता है क्लियर एयर। और सातवां होता है पर्वतीय तरंग, ठीक है। अब देखो, ये जो विंड शियर टर्बुलेंस होती है, ये हवा की दिशा में लंबवत या क्षैतिज रूप से अचानक परिवर्तन हो जाता है। हवा की दिशा में जब लंबवत या क्षैतिज रूप से अचानक परिवर्तन हो जाता है, तो उस स्थिति में विंड शियर टर्बुलेंस की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब ऐसी स्थिति में जो टेल विंड होता है वो अचानक ही हेड विंड में बदल जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, वाताग्र। जब वाताग्र सतह द्वारा गर्म हवा ऊपर उठती है, उस स्थिति में क्या होता है, वाताग्र टर्बुलेंस होता है। इसमें जो दो विरोधी वायुपिंड के बीच में घर्षण होता है ना, घर्षण वाताग्र क्षेत्र में टर्बुलेंस उत्पन्न कर देता है। दो विपरीत हवाएं हैं, एक दूसरे से घर्षण करेंगी, उस बीच में जो वाताग्र होगा ना, वो टर्बुलेंस उत्पन्न कर देता है। तीसरा क्या है, तापीय टर्बुलेंस। ये क्या होता है भाई, असमान तापन के कारण वायु की अशांत ऊर्ध्वाधर गति, असमान तापमान के कारण वायु की अशांत ऊर्ध्वाधर गति के चलते हम ये संवहनीय या तापीय टर्बुलेंस उत्पन्न होता है। ये हमें याद रखना है। वेग क्या होता है, वायुयान जब उड़ रहा होता है ना, तो उसके पीछे से जो हवा चल रही होती है, उसकी अनियमितता के चलते वेग टर्बुलेंस उत्पन्न होता है। यांत्रिकी क्या होता है, पहाड़ या ऊंची इमारतों से जब सामान्य वायु प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाए, तो उसे यांत्रिकी टर्बुलेंस बोलते हैं। पहाड़ या ऊंची इमारतों के चलते जब हवाओं में बाधा उत्पन्न होती है, तो उससे जो टर्बुलेंस होता है वो उसको हम यांत्रिकी बोलते हैं। क्लियर एयर क्या होता है, विमान के द्वारा जब अलग अलग दिशा के एक वायुपिंड से दूसरे वायुपिंड को पार करना होता है, उस स्थिति में क्लियर एयर टर्बुलेंस होता है। अब पर्वतीय तरंग भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। पहाड़ों की ओर प्रवाहित होने के कारण तेज हवाओं के लंबवत रूप से पहाड़ों की ओर प्रवाहित होने के चलते पहाड़ों के नीचे की ओर ये निर्मित हो जाता है, ठीक है। इस वजह से पर्वतीय तरंग टर्बुलेंस होता है, ठीक है। ये जो घटनाएं होती हैं वो प्रशिक्षण की कमी की वजह से हो जाती हैं। मौसम या हवा संबंधी जानकारी का अनुचित प्रसार होता है, तब हो जाती है ये घटना, ठीक है ना। चलिए, ओके। तो हमास के जो नेता हैं और इजराइल के जो प्रधानमंत्री ने, उन सबके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इशू हुआ है। किसने किया है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किया है, तो हमको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में लिख लेना चाहिए, ठीक है। हमास के नेता, ऐसे लिख लो तुम,
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसको बोलते हैं आईसीसी। हमास नेताओं और इजराइल, है ना, इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इशू हुआ है। ठीक है, अब आईसीसी के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, आईसीसी लिख लीजिएगा। दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सॉरी, आपराधिक न्यायालय है। आपराधिक न्यायालय है। ठीक है, स्थापना कब हुई है इसकी? 1998 में रोम संविधि अपनाने के साथ 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन याद रखना 2003 से काम करना शुरू किया इसने, 2003 से। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय नीदरलैंड के सर। हेग, नीदरलैंड में। ये सर रोम संविधि क्या है? बैठक हुई? कोई बैठक हुई है, ठीक है, इन आपराधिक मामलों से संबंधित। ठीक है, उसी को अपनाने के साथ इसकी स्थापना हुई है। इसकी सदस्यता लिख लीजिएगा। सदस्य कितने हैं? 124 सदस्य हैं इसके। अफ्रीकी देश सबसे अधिक हैं। अफ्रीकी देश की संख्या सर्वाधिक है इसमें। ठीक है, नवीनतम सदस्य देश कौन है? नवीनतम सदस्य देश कौन है भाई? आर्मेनिया गणराज्य। आर्मेनिया गणराज्य 124वां है और कब बना? 2024 में। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, रोम संविधि पर हस्ताक्षर किसने किया है? संविधि पर हस्ताक्षर किसने किसने किया है? लिखिएगा। अमेरिका, रूस, इजराइल और सीरिया हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन रेक्टिफाई नहीं किए हैं, पुष्टि नहीं की है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। ब्रैकेट में लिख लेना, लेकिन पुष्टि नहीं। हस्ताक्षर किसने नहीं किया है? हस्ताक्षर नहीं किया किसने, ये भी लिख लो। तो इसमें भारत है, चीन है, ठीक है, भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया और तुर्की। हो गया। लिख लीजिएगा। 18 साल से कम उम्र, 18 साल से कम उम्र के लोगों पर मुकदमा नहीं चलाता। मुकदमा नहीं चलाता, ये बात लिख लो। ठीक है, अच्छा, कब ये कार्रवाई कर सकता है, ये भी लिख सकते हैं हम। लिखिएगा, यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपराधों को आईसीसी
आईसीसी अभियोजक के पास भेजा गया होगा। मतलब जब तक यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जब तक कोई अपराध का मामला आईसीसी के पास नहीं भेजेगा तब तक ये उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। ठीक ना? ठीक है। और कैसे मामलों पे सुनवाई करता है, एक पॉइंट और लिखिएगा। 1 जुलाई 2002 या 1 जुलाई 2002 या उसके बाद किए गए नरसंहार मानवता के खिलाफ अपराध या युद्ध अपराध। लिखिएगा, सर मेरा क्या एक पॉइंट और लिखिएगा। इसके पास अपना पुलिस बल या प्रवर्तन निकाय नहीं है। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसकी भूमिका जो होती है ना, इसकी भूमिका भी 2 तरीके की है। लिख लीजिए, जांचकर्ता के रूप में भूमिका, और दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, वारंट जारी करने हेतु अनुरोधकर्ता के रूप में भूमिका। पॉइंट और लिख लीजिए, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्न है, जो राज्यों के बीच कानूनी विवादों से निपटता है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, वो राज्यों के बीच में जो कानूनी विवाद होते हैं उनसे निपटता है। लेकिन आईसीसी क्या है? आपराधिक मामलों में बात करता है। ठीक है ना? ये बात हमें याद रखनी है। हो गया। टॉपिक है आज का एनिमल डिप्लोमेसी। क्या है ये? लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच मित्रता और सद्भावना के संकेत के रूप में जानवरों को उपहार या उधार के रूप में देना शामिल है। ठीक है ना? इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, एक लाइन और लिखिएगा। प्राप्तकर्ता राष्ट्र जो भी जानवर प्राप्त करेगा, जैसे चीन ने किसी को पांडा दिया है, तो जिस देश को चीन ने पांडा दिया होगा ना, उस देश की जिम्मेदारी क्या है? उस देश की जिम्मेदारी ये बनेगी कि वो उस प्रजाति की रक्षा करेगा। ठीक है? तो लिख लीजिएगा, प्राप्तकर्ता राष्ट्र सामान्यतः ऐसी प्रजातियों की रक्षा के लिए सहमत होता है, जिससे राष्ट्रों के बीच सामंजस्य बढ़ता है। ठीक है? ऐतिहासिक रूप से अलग से लिखिएगा ऐसे। ऐतिहासिक रूप से इसके उदाहरण
इसके उदाहरण मिस्र की सभ्यताओं में खोजे जा सकते हैं। खोजे जा सकते हैं जहां पर मिस्र के फारोह शासकों ने अपनी संपत्ति व शक्ति प्रदर्शन के लिए दूसरे शासकों को दुर्लभ जानवर उपहार में दिए। सर संपत्ति और शक्ति प्रदर्शन के लिए दूसरे शासकों को दुर्लभ जानवर उपहार में दिए। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास फिरौन हतशेपसुत के द्वारा सीरिया के राजा को जिराफ भेजा गया था उपहार के रूप में। ठीक है, उपहार स्वरूप जिराफ भेजा गया था। ठीक है, हो गया। ठीक, लिखिएगा, आगे लिखो। मध्य युग और पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोपीय राजा प्रकृति पर अपना अधिकार दिखाने के लिए प्रायः शेर और बाघ जैसे जानवरों का आदान प्रदान करते थे जो कि इनकी शक्ति और भव्यता के प्रतीक थे। सर कोई कुत्ता क्यों रखता है, मतलब उस लिखिएगा, मध्य युग और पुनर्जागरण काल के दौरान हमने ये पढ़ा दिया। आगे लिखिएगा, अलग से पॉइंट में लिखिए। प्राचीन काल में एक उपहार के रूप में दिए गए शेर को शाही अनुग्रह और शक्ति दोनों का प्रतीक माना जाता है। अब देखिए, ऐसे लिख लीजिए, चीन की पांडा नीति। ठीक है, ओके, यह हमें याद रखना है। इसने क्या किया था? चीन की पांडा नीति के तहत नवंबर 2023 में इसने क्या किया? जो बिडेन को जो बिडेन के साथ में एक पांडा कूटनीति को स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, नवंबर 2023 में
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा अमेरिकी समकक्ष जो बिडेन के साथ सर अमेरिकी समकक्ष ठीक है, जो बिडेन के साथ पांडा कूटनीति आवाज नहीं आ रही सर, रिपीट कीजिए। मलेशिया की औरंगुटान नीति है ना, ये सॉफ्ट पावर के प्रति है, सॉफ्ट पावर के प्रति है। ये बस हो गया। इसका लक्ष्य लिख लो क्या है, इसको लिखवाए भी तो है ना। अगला लिख लो, ऑस्ट्रेलिया की कोआला डिप्लोमेसी। कोआला डिप्लोमेसी ऑस्ट्रेलिया की कोआला डिप्लोमेसी है। ओके, कब प्रस्तुत किया? 2014 में। लिख लो, G20 शिखर सम्मेलन में। कहाँ हुआ था? ब्रिस्बेन में, ठीक है ना, यहीं पर प्रस्तुत किया था इसने। ओके, ओके, इसी में तुर्कमेनिस्तान का भी लिख लो। तुर्कमेनिस्तान का क्या है? अखल टेके घोड़ा नीति, ठीक है ना। ओके, अगला टॉपिक है एशियाई रिले चैंपियनशिप। एशियाई रिले चैंपियनशिप आयोजन हुआ है बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ भैया? थाईलैंड की राजधानी है, यह याद रखना है। 16 एशियाई देश भाग लिए इसमें। ठीक है, भारत ने क्या जीता इसमें? 3 पदक हासिल किए भारत ने। 3 पदक, 1 स्वर्ण और 2 रजत। ओके, ये हमें याद रखना है। अब भारत ये जो 3 पदक जीता है, ये लिख लीजिए, मिश्रित रिले टीम। मिश्रित रिले टीम 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। मिश्रित रिले टीम में कौन कौन शामिल थे? मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्री दांडी और अमोज जैकब और शुभा वेंकटेशन नाम है इनका। ये इतने लोग इस मिश्रित रिले टीम में शामिल रहे, इन सब ने मिलकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और भारत की महिला तथा पुरुष टीम, इन दोनों ने क्या किया? इन्होंने भी 4x400 मीटर वाले में रजत पदक हासिल किया। महिला एक जीती होगी, एक पदक पुरुष टीम भी जीती होगी, है ना। अगला लिखिए, तो ये याद रखना है। अभी चर्चा में रहा है 100 पुरस्कार। 100 पुरस्कार, 100 पुरस्कार के बारे में लिखिएगा। ये किसको मिला है?
भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है? प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी। कुलकर्णी इनको मिला है। क्यों मिला है? खगोल विज्ञान में योगदान के लिए। ठीक है, चलिए 100 पुरस्कार के बारे में लिख लेना। ये क्या भाई? स्थापना हुई है 2002 में। किसके द्वारा दिया जाता है? 100 फाउंडेशन द्वारा। 100 फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये वार्षिक पुरस्कार है। इसे पूर्व का नोबेल भी कहा जाता है। पूर्व का नोबेल बोलते हैं इसको। 3 क्षेत्र में दिया जाता है। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो खगोल विज्ञान है, एक तो इसमें मिलता है। दूसरा मिलता है चिकित्सा जीव विज्ञान में, चिकित्सा और जीव विज्ञान में, और तीसरा है गणित में। ठीक है, एक चीज जरूर लिख लो, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नाम है, लिखिएगा, जनरल टू लैम। टॉपिक है जनरल टू लैम। कौन है ये? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं भाई। ठीक है, पहले ये जो ना, पहले क्या थे? वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे। वियतनाम के बारे में बात किया जाए तो वियतनाम कहां पर है भाई? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप पर। हिंद चीन। सर जनरल क्या लिखे? टू लैम। जनरल टू लैन, लैम है, लैम माँ है। ठीक है, हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में है। ठीक है, इसकी सीमा किससे किससे मिलती है? सीमा लिख लीजिएगा, चीन, लाओस, कंबोडिया। चीन, लाओस, कंबोडिया। राजधानी क्या है? हनोई। हनोई। ठीक है, मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग। क्या कोई सागर महासागर भी है इसके आसपास? देखो चीन प्रशांत, से सटा है तो चीन वाला जो सागर वो आएगा इसमें। हाँ देखो प्रशांत महासागर तो है ही है इसमें। प्रशांत महासागर में तो पड़ भी करेगा ये है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर तो इसमें पड़ रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो इसके थोड़ा सा पूर्वी साइड में देखेंगे ना, टोंकिन की खाड़ी भी नजर आती है। टोंकिन की खाड़ी भी नजर आती है। ओके, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नदी है, एक नदी तो ये है, आप लिख सकते हैं उसको, लाल। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अरे भाई अरे, एक नदी है यहाँ पे, लाल नदी या रेड रिवर। ये जो रेड रिवर है ना, ये टोंकिन की खाड़ी में गिरती है। टोंकिन की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और कोई नदी है क्या इसमें? और एक चीज याद रखना है, डेल्टा भी बनाती है ये।
रेड नदी जो है ना डेल्टा बनाती है, ये चाहे तो लिख लीजिएगा। और एक और नदी है, उस नदी का नाम क्या होगा, हाँ, दूसरी एक नदी है मेकांग नदी। मेकांग नदी ये कहाँ गिरती है, ये भी डेल्टा बना रही है, ठीक है, ठीक है, ये भी डेल्टा बनाती है और ये प्रशांत महासागर में गिरती है, प्रशांत में गिरती है, ठीक है ना। सर मेकांग तो मलेशिया की नदी बताए थे आप। हाँ, ये मेकांग जो नदी है ना, ये कहाँ से होकर चलती है, देखो तिब्बत क्षेत्र से निकलती है, पहली बात तिब्बत क्षेत्र से निकलती है, चीन, ठीक है, लाओस और आपका क्या बोलते हैं, चीन, लाओस, थाईलैंड होते हुए कंबोडिया, चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन 5 देशों से होकर बहती है ये नदी, मेकांग नदी, ठीक है। इतने देशों को पार करने के बाद ये जाके अंत में वियतनाम में ही, वियतनाम के दक्षिणी भाग में प्रशांत महासागर में जाकर विलीन हो जाती है, ठीक है। सर राजधानी क्या है वियतनाम की? हनोई, हनोई। और ये मेकांग जो नदी है ना, ये लाओस और थाईलैंड के बीच में सीमा भी बनाती है। मेकांग नदी लाओस और थाईलैंड के बीच में सीमा बनाती है, ये भी याद रखना है, ठीक ना। तो हमको ये पता चला कि मेकांग नदी लाओस और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, मेकांग नदी लाओस और थाईलैंड के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, लाओस से होते हुए कंबोडिया में प्रवेश लेती है और कंबोडिया के बाद सीधा वो वियतनाम में जाती है, वियतनाम के दक्षिणी हिस्से में वो मेकांग डेल्टा बनाती है प्रशांत महासागर में गिरने से पहले। इतना बात हमको क्लियर हो गया, ठीक है ना। ठीक है भाई, भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में लिख लीजिए तो। वन्यजीव संस्थान स्थापना हुई है 1982 में, ये लिख लो। किसके अंतर्गत है, MOEFCC के तहत, स्वतंत्र निकाय है ये। MOEFCC क्या क्या है, क्या ये लिख लीजिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। लिख लीजिएगा, वन्य जीव अनुसंधान, वन्य सर जीव, पर्यावरण वन और वन्य जीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सलाह प्रदान करती है। कहां पर है ये, फिर प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सलाह प्रदान करती है। देहरादून में है, ठीक है, ओके। सागा दावा त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथा महीना में, चौथा महीना के 15वें दिन, ठीक है,
सागा का मतलब क्या होता है? चौथा। और दावा का मतलब होता है महीना। सागा का मतलब होता है चौथा, दावा का मतलब होता है महीना। चौथा महीना के 15वां दिन तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के आधार पर इसको मनाया जाता है हर साल। जितने भी मठ है ना उन सब में पूजा वूजा की जाती है, ठीक है ना? लिख सकते हैं। तिब्बती परंपरा में इसे पुण्य पुण्य का महीना मानते हैं। पंद्रहवां दिन जो मनाया जाता है ना वो पूर्णिमा का दिन होता है। ऐसे लिख लो, पूर्णिमा को मनाया जाता है। सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा त्योहार भी है ये, ठीक है? ये क्यों मनाते हैं? ऐसा मानते हैं ये लोग, इसी दिन क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान भी प्राप्त हुआ था इनको, निर्वाण भी प्राप्त हुआ था इनको, समझे? ये तीनों की तीनों जो तीनों घटनाएं हैं ये पूर्णिमा को ही हुई हैं गौतम बुद्ध के साथ, है ना? यस सर। अब रहने दो। इसमें एक चीज लिख लो, इसे क्या बोलते हैं? इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रिपल ब्लेस्ड त्योहार, फेस्टिवल। और भी त्योहार मनाए जाते हैं, सिक्किम के प्रमुख त्योहार भी लिख लो। सिक्किम के प्रमुख त्योहार लिख लो, लोसर, दसई, लोसूंग। ये तीनों के तीनों ये भी त्योहार सिक्किम में ही मनाए जाते हैं, लोसर, दसई और लोसूंग, ठीक है? लिख लो। स्पेन आईएसए का नया सदस्य बन गया। आईएसए मतलब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर अलायंस। ठीक है? ये 99वां सदस्य बना है, ये भी याद रखना। विश्व में कौन नया बना सर? होगा आप लोगों को, पहले भी हम लिखवा चुके हैं आईएसए के बारे में, ठीक है? मेरे ख्याल से मार्च वार्च वाले में आईएसए से संबंधित बात किए थे हम, मार्च या फरवरी में, ठीक है? तो उसके बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। स्पेन के बारे में लेकिन बात करेंगे। स्पेन के बारे में लिख लीजिए। यूरोप के दक्षिण पश्चिम में आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। ये लिख लो। इसकी सीमा किससे किससे मिलती है? तो भूमध्य सागर कहाँ पे है? इसके दक्षिण और पूर्व में है, दक्षिण व पूर्व में। उत्तर में फ्रांस है, इसके उत्तर में फ्रांस है। फ्रांस के साथ साथ बिस्के की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर है और पुर्तगाल भी है, ठीक है? स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत है, ठीक है? पिरेनीज पर्वत है स्पेन और फ्रांस के बीच में, जो सीमा का निर्धारण करता है। यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं ये भी लिख लो। तो टैगस, इब्रो, दुएरो, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। राजधानी क्या है इसकी? मैड्रिड, स्पेन। ठीक है? मुद्रा क्या है? तो यूरो है भाई, है ना? ठीक है? तो ये हमें याद रखना है, ओके? एक चीज और लिख लो, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में क्या है? जिब्राल्टर जल संधि,
ये भी आप लिख लो, है ना। आइबेरियन सागर भी यहाँ पे मिलेगा आपको। आइबेरियन सागर कहाँ है? तो ये स्पेन के दक्षिणी हिस्सा में ही है। आइबेरियन आइबेरियन सागर है, ये भी लिख लो, ठीक है। और एक चीज और लिख सकते हैं, गल्फो डे वलेंसिया भी यहाँ पे मिलेगा आपको। गल्फ ऑफ गल्फ डू लियोन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बिस्के की खाड़ी मिल जाएगी आपको। कई सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। आइबेरियन सागर लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, हम लोग ना ये जो मौसम अनुमान होता है ना, जो चेतावनियां जारी की जाती हैं मौसम को देखकर, वर्षा के लिए जो चेतावनियां जारी की जाती हैं, और किसके द्वारा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ओके, सॉरी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर बात आती है ना, भारतीय मौसम विभाग जो है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, वो जो अलर्ट्स जारी जारी करते हैं उनका मतलब क्या होता है? तो उसमें सबसे पहले तो लिख लीजिए, वर्षा वर्षा के लिए जारी चेतावनी, ठीक है। वर्षा के लिए जारी चेतावनी कौन जारी करता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, IMD द्वारा पहला जो अलर्ट जारी किया जाता है, वर्षा के लिए चेतावनी जारी की जाती है, उसको बोलते हैं ग्रीन अलर्ट। ग्रीन अलर्ट क्या है? मतलब इसमें मौसम संबंधी घटना संभव तो रहती है, मौसम संबंधी घटना संभव रहती है, लेकिन किसी विशेष सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब यह है कि एक ऐसा समय, मतलब कि नॉर्मल है कि 5 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक ऐसी संभावना हो कि 5 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। इसमें एक चीज लिख सकते हैं, इस अलर्ट में बाढ़ का खतरा बहुत कम रहता है। ठीक है, बहुत कम रहता है, ठीक है। दूसरा अलर्ट है येलो अलर्ट। इसमें क्या होता है? मौसम विभाग द्वारा खराब मौसम की जानकारी देना, खराब मौसम के बारे में बताने के लिए, खराब मौसम के बारे में बताने के लिए येलो अलर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लिख लीजिएगा, इसका मतलब है कि वर्तमान स्थिति में खतरा नहीं है, वर्तमान स्थिति में खतरा नहीं है, लेकिन कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आ सकती है, ठीक है। कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आ सकती है, ओके। ठीक है।
ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका उद्देश्य। अगला पॉइंट, इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य वास्तव में लोगों को सतर्क करना होता है। वास्तव में सर तीन तीन तरह का अलर्ट होना चाहिए ना, ग्रीन, येलो एंड रेड। इसका उद्देश्य वास्तव में अयोध्या से लोगों को सतर्क करना होता है। अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसमें इसमें 7.5 से 11 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होती है। भारी बारिश होती है। जिसके चलते बाढ़ आने की संभावना रहती है। ठीक है, ऑरेंज अलर्ट लिखना। ऑरेंज राहुल अलर्ट भैया, क्या भाई? और इसका अर्थ लिखिएगा। एक मिनट गीतांजलि, हम नहीं देखे तो ग्रुप में कौन है। अर्थ लिखो। अर्थ है कि मौसम खराब हो चुका है। इसका अर्थ क्या है? मौसम खराब हो चुका है। ऐसे में बाहर जाने से बचना चाहिए। मौसम विभाग का कहना है कि भाई मौसम खराब हो चुका है, ऑरेंज अलर्ट अगर जारी हो जाए तो आपको बाहर जाने से बचना चाहिए। ठीक है, और कहा जाता है कि अगर मान लीजिए जाना बहुत जरूरी है तो भाई बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आया? लिखिएगा, इसके जारी किए जाने पर चक्रवात में हवा की स्पीड 65 से 75 किलोमीटर 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तथा 11 से 20 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना होती है। हो गया। अब आता है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट ये क्या होता भाई? यह खतरनाक स्थिति का संकेत है। यह खतरनाक स्थिति का संकेत है। मौसम विभाग द्वारा बहुत ज्यादा खराब मौसम होने की बहुत ज्यादा खराब मौसम होने की आशंका पर जारी किया जाता है। इसके तहत 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से अधिक 20 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश का अनुमान रहता है। जिससे भयंकर बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है ना?
हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है कुक्करहल्ली झील। कुक्करहल्ली झील कहाँ पर है ये? मैसूर में है। चर्चा में क्यों रहा? इसके पुनरुद्धार के लिए व्यापक परियोजना सर पूर्ण उद्धार यही हुआ ना कि उसको तैयार, साफ सफाई करेगा, यही ना? पुनरुद्धार के लिए व्यापक परियोजना तैयार की गई है। ठीक है, अब किसके द्वारा तैयार की गई ये? भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया है। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1864 में निर्माण हुआ था। ठीक है, और निर्माण क्यों किया गया था? इसका निर्माण जो हुआ था ना 1864 में किया गया था, और पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए। ठीक है, लंबा चौड़ा एरिया है। इसके आकार की बात करें तो ये जे आकार में है। अंग्रेजी का जो जे है ना, ये जे आकार में नजर आएगी आपको। इसकी तटरेखा करीब 5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है, हॉटस्पॉट क्षेत्र है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है। और यहाँ पे करीब पक्षियों की 120 प्रजातियां पाई जाती हैं, आश्रय पाती हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ जीव हैं जिनके प्रजनन के लिए जाना जाता है। एक नाम है, आप लिख सकते हैं, स्पॉट। स्पॉट प्रजातियों के बाद क्या लिखेंगे सर? हैं? ठीक है, ओके स्पॉट बिल्ड पेलिकन, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, डार्टर, पेंड स्टार्क, पेंड स्टार्क के प्रजनन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, हो गया। अब यहां पे जैसे एक संस्था का नाम लिखा था हमने, उसका नाम लिख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट। ओके, इसके बारे में लिख लो। न्यू टॉपिक ना? स्थापना कब हुई है? 1984 में। क्यों हुई थी स्थापना इसकी? लिखिएगा, भारत में विरासत जागरूकता, भारत में विरासत जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विरासत जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। सर शुरू से बोलिए ना एक बार। अच्छा लिखो,
1984 में भारत में विरासत जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। एक गैर लाभकारी संगठन है। गैर लाभकारी संगठन है। पंजीकरण लिख लीजिए, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। यह ट्रस्ट, अलग से लिखिएगा, यह ट्रस्ट वास्तुकला विरासत, प्राकृतिक विरासत, कला और भौतिक विरासत, वास्तु के बाद सर क्या था? वास्तुकला विरासत, प्राकृतिक विरासत, एक बार शुरू से सब विरासत। ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, बताएगी थोड़ी ना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जैसे विभिन्न प्रभागों के माध्यम से काम करता है। सर विभिन्न प्रभाग विभिन्न प्रभागों के माध्यम से काम करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, 2007 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने इसे विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्रदान किया। हो गया। सर विशेष के बाद क्या बताया? परामर्शदात्री दर्जा प्रदान किया। एक और पॉइंट लिख लीजिए। दात्री क्या होता है सर? 2007 में इसने दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय पहलों पर सहयोग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विरासत नेटवर्क ऑस हेरिटेज के साथ सर समझौता। ऑस्ट्रेलिया की क्या बताया? ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विरासत नेटवर्क ऑस हेरिटेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। हो गया भाई। लिखिएगा, चक्रवात रेमल।
चक्रवात रेमल। लिखिएगा। - 2024 में मानसून से पहले बंगाल की खाड़ी का पहला चक्रवात है। ठीक है, लिखिएगा। यह अगला पॉइंट लिखिएगा। यह बंगाल, उत्तरी ओडिशा, बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी मणिपुर में भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। आगे लिखिएगा। देखिए, हमारे यहाँ परंपरा रही, मतलब कि हिंद महासागरीय क्षेत्र एक में, मिनट, एक सर, भारत लिखिएगा। ऐसे देखिए, ये परंपरा रही ना, जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में अगर कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, वैसे हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा चक्रवात आएगा? है उष्णकटिबंधीय ना चक्रवात आएगा, क्यों भैया? यस, उष्णकटिबंधीय सर आएगा। ठीक है, तो Absolutely. हिंद महासागर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं ना, तो उनमें मानक परंपरा, एक स्टैंडर्ड परंपरा बनी हुई है कि उसका नाम कोई ना कोई देश रखता है। ठीक है, तो इसका नाम किसने रखा? लिख लो। रेमल का नाम किसने रखा? ओमान। ओमान द्वारा रखा गया। अर्थ क्या है? अर्थ होता है रेत। अरबी शब्द है रेमल। ठीक है, इसको भी चाहो तो लिख लेना। अरबी शब्द है रेमल और अर्थ होता है रेत। ठीक है, अच्छा, मानसून पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? लिख लो, चाहे तो मानसून पर प्रभाव लिख लो। लिख लीजिएगा। मानसून के आगमन में सहायता हो सकती है। मानसून पर प्रभाव क्या होगा? मानसून के आगमन में सहायता मिलेगी। भारतीय मानसून के आगमन, म्यांमार की ओर, म्यांमार के उत्तर की ओर, म्यांमार के उत्तर की ओर बढ़ने से मानसून के आगमन में देरी हो सकती है। मानसून के आगमन में देरी हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा है। ठीक है, चार्टर क्या है ये? बस यही इतना लिखना है। सॉरी, गलत हो गया स्पेलिंग। 0 डबरिस चार्टर लिखना है बस। ठीक है, किसने किया है? अभी देखिए, लिखिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस पर हस्ताक्षर किए, है ना। ईएसए ने तो कर दिया हस्ताक्षर। इसके साथ साथ 12 देश और हैं। वो 12 देश कौन कौन से जिसने हस्ताक्षर किया? तो नाम लिख लीजिए। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम,
बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूके। इतने देश और एक ये संस्था, इतने लोगों ने मिलकर साइन कर दिया है जीरो डब्रिस चार्टर पर। ठीक है ना? क्या होगा इस चार्टर में, लिखिएगा। इससे इससे इसके माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में मानव गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। ठीक है? लिखिएगा एक लाइन और एक अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें। 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा तटस्थ बनाने के लिए एक वैश्विक अग्रणी प्रयास के साथ वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय के लिए एक व्यापक समुदाय संचालित और समुदाय निर्माण पहल है, जिसका अनावरण समुदाय संचालित के बाद समुदाय निर्माण पहल है, जिसका अनावरण नवंबर 2023 में सेविले बैठक मतलब स्पेन में है ना। सेविले बैठक में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ईएसए लिख लो चाहे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी लिख लो, जो आपको सही लगे। ठीक है? अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में किया गया। ओके, ठीक है ना? हो गया? यस सर। हो गया सर। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? अभी हमने उद्देश्य भी बताया है। फिलहाल 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा तटस्थ बनाना है ना? दूसरा पॉइंट उद्देश्य लिख लो इसका, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। उद्देश्य लिख लो 2030 तक, पॉइंट में लिख लीजिए 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा तटस्थ बनाना है। ठीक है? दूसरा लिखिएगा सदस्य राज्यों को उनके मिशन के लिए शून्य मलबा दृष्टिकोण लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा साझेदारों
और अन्य हितधारकों को और अन्य हितधारकों को समान रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है। अभय मुद्रा अभी चर्चा में रही है। ठीक है। मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र चल रहा है। ठीक है। लोकसभा के गठन के बाद पहला सत्र है ये, जो मानसून सत्र है। अभय मुद्रा की चर्चा हुई है। अभय मुद्रा, जो मुद्रा एक शब्द है, ये जो मुद्रा एक शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ मोहर भी हो सकता है, इसका अर्थ चिन्ह भी हो सकता है, इसका अर्थ संकेत भी हो सकता है। ठीक है, और ये मुद्रा भी है अपने आप में। बात समझे? करेंसी जिसको बोलते हैं। ओके, भारत की मुद्रा है ना, दुबई की, सऊदी अरब की मुद्रा, यूएई की मुद्रा। मुद्रा एक करेंसी भी है, मुद्रा मोहर भी होता है, मुद्रा चिन्ह भी होता है, मुद्रा संकेत भी होता है, एक अवस्था भी बोल सकते हैं। लेकिन मुद्रा का अर्थ है, कुछ किताबों में इनका अर्थ इस बताया गया है। जो किताबें हैं, एक किताब है द प्रिंसटन डिक्शनरी ऑफ बुद्धिज्म। किसकी किताब है? बसवेल और लोपेज की, इनकी किताब है ये। इसी में इसका अर्थ बताया गया है। अभय का क्या मतलब होता है? निर्भयता या फिर भय रहित। ठीक है। इसमें बताया गया है कि अनुष्ठान अभ्यास के दौरान किए गए हाथ और बांह के हाव भाव, मतलब संकेत को संदर्भित करता है, या फिर बुद्ध, बोधिसत्व, तांत्रिक देवता, अन्य बौद्ध छवियों में इसे दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये हमें इतना ही याद रखना था इसमें, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज लिख लीजिएगा, सांची में बुद्ध को खाली सिंहासन, सांची में बुद्ध को खाली सिंहासन या पदचिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, सांची में बुद्ध को खाली सिंहासन पदचिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। अलग से लिखिएगा, बुद्ध के भौतिक स्वरूप का सबसे पहला चित्रण, बुद्ध के भौतिक स्वरूप का सबसे पहला चित्रण गांधार कला में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर से दिखाई देने लगा। सर, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर से दिखाई देने लगा। जो हेलेनिस्टिक प्रभावों और बाद के गंगा के मैदानों में गुप्त काल की कला पर आधारित थे। ठीक है। सर, हेलेनिस्टिक के बाद क्या लिखा है? हेलेनिस्टिक प्रभावों, ठीक है, प्रभावों लिखिएगा। बुद्ध के प्रारंभिक चित्रण में
बुद्ध के प्रारंभिक चित्रण में 4 मुद्राएं पाई जाती हैं। 4 मुद्राएं पाई जाती हैं। 4 मुद्रा कौन कौन सी है? एक तो है अभय मुद्रा, जिसका जिक्र हुआ है। इसे हम निर्भयता की मुद्रा बोल सकते हैं। निर्भयता की मुद्रा बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें लिखिएगा, इसमें अभय मुद्रा में लिखिएगा, इसमें दाहिना हाथ कंधे की ऊंचाई तक उठा रहता है। दाहिना हाथ कंधे की ऊंचाई तक उठा रहता है, और हथेली को बाहर की ओर तथा उंगलियों को सीधा रखते हुए दिखाया जाता है। ठीक है। हो गया। जी सर। कभी कभी तर्जनी जी सर, तर्जनी इसी में सर। हाँ, कभी कभी तर्जनी दूसरी या तीसरी उंगली अंगूठे को छूती है, जबकि बायां हाथ गोद में होता है। गोद में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कुछ मामलों में दोनों हाथ को इसी मुद्रा में रखना, कभी कभी दोनों हाथ को एक साथ इसी मुद्रा में रखना दोहरी अभय मुद्रा कहलाती है। ठीक है। अलग से लिखिएगा, यह ज्ञान प्राप्ति से मिलने वाली सुरक्षा, शांति और करुणा की भावना को दर्शाती है। साथ ही साथ शाक्य मुनि द्वारा पागल हाथी को, शाक्य मुनि कौन है भाई? गौतम बुद्ध। शाक्य मुनि द्वारा पागल हाथी को वश में करने के बाद अपने अनुयायियों को निर्भयता प्रदान करने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है। हो गया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सुरक्षा के संकेतक या शरण देने के संकेतक के रूप में। ठीक है। हो गया भाई। हिंदू देवताओं के चित्रण में
पद्म पद्म मुद्रा, गदा मुद्रा, अभय मुद्रा। प्रचलित है सर क्या बोली चित्रण में? पद्म मुद्रा, गदा मुद्रा, अभय मुद्रा प्रचलित है। अभय मुद्रा में नटराज की मूर्ति आप लिख सकते हैं। अभय मुद्रा में एग्जाम्पल नटराज की मूर्ति लिख सकते हैं। ठीक है। योग में भी इसका यूज होता है, योग में इसका प्रयोग, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। खपली गेहूं, खपली गेहूं, एम्मर गेहूं कहते हैं इसको, एम्मर गेहूं भी कहा जाता है इसको। ठीक है। और ये भारत का प्राचीन अनाज है, ये भी याद रखना, प्राचीन अनाज है। इसका प्राचीनतम साक्ष्य कब का है? 6000 बीसी, 6000 बीसी के आसपास का। अभी चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि विशेषज्ञ जो है ना, क्या मान रहे हैं? सुपर फूड मान रहे हैं इसको, सुपर फूड मान रहे हैं। हरित क्रांति में इसको हटाया गया था। इसमें लिखिएगा ये फाइबर, फाइबर प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन का अच्छा स्रोत, अच्छा स्रोत है। पाचन सरल होता है ना। लिख लीजिएगा, निम्न ग्लाइसेमिक, सर मैग्नीशियम की बात क्या है? अच्छा अनाज का अच्छा स्रोत, ठीक। निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है। ये क्या काम करता है? ये भी पाया जाता है इसी में, तो लिख लीजिए, रक्त शर्करा को नियंत्रण रखता है, रक्त शर्करा को नियंत्रण रखता है। ठीक है, नियंत्रित रखता है। ओके। इसमें लेकिन एक चीज पाया जाता है, ग्लूटेन, ग्लूटेन की उपस्थिति सीलियक रोग, सीलियक रोग या सॉरी सीलियक रोग वाले लोगों के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है। हो गया। आगे है गोल्डन वीजा। सर अनुपयुक्त बोले। हाँ, अनुपयुक्त बोले हैं। गोल्डन वीजा क्या भाई? किसको मिला है? रजनीकांत को मिला। किसने दिया है? यूएई ने दिया। यूएई ने रजनीकांत को गोल्डन वीजा दिया है। शुरुआत कब की थी यूएई ने इसकी? यूएई द्वारा शुरुआत किया गया था 2019 में। ठीक है, याद रखना है। लिख लीजिएगा अगली लाइन में, प्रत्यक्ष रियल एस्टेट, प्रत्यक्ष रियल एस्टेट निवेश की बढ़ती मांग को पूरा करने, निवेश की बढ़ती मांग को पूरा करने, पूरा करने, अस्थायी, अस्थायी प्रवासी श्रम पर, प्रवासी श्रम पर निर्भरता कम करने,
निर्भरता कम करने, वैश्विक प्रतिभा, वैश्विक प्रतिभा और निवेशकों को आकर्षित करने, तथा वैश्विक व्यापार और प्रतिभा केंद्र के रूप में, वैश्विक व्यापार और प्रतिभा केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गोल्डन वीजा जारी किए जाते हैं। ठीक है, सर वैश्विक के बाद क्या बोले? वैश्विक व्यापार और प्रतिभा केंद्र के रूप में प्रतिभा केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गोल्डन वीजा जारी किए जाते हैं। ठीक है, अगली लाइन में लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट में, इससे इससे अबू धाबी अजमान, दुबई, फुजैराह, रास अल खैमाह, शारजाह, अल क्वैन, ये क्या है भाई? ये 7 अमीरात हैं यूएई के। ठीक है, यूएई के 7 अमीरात हैं। में लंबे समय तक रहने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, हो गया, लीजिएगा तो फ्री फायर तो कोई गेम भी आता है, खेले हैं सर? लिखिएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिका, आर्कटिक और अंटार्कटिका ध्रुवों का अध्ययन करने के मिशन को क्या कहा जाता है? प्री फायर। ठीक है, प्री फायर कहा गया इसको। ओके, इसे किसने शुरू किया? तो लिख लीजिएगा, नासा और विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय यूएसए, इन दोनों लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, ठीक है, यस सर। याद रखना। इसके अंतर्गत ये दोनों लोग क्या करेंगे? अपना उपग्रह भेजेंगे, और जो उपग्रह भेजा जाना है उसका नाम है 6U क्यूब सेट। ठीक है, कहां पर स्थापित होने वाले हैं ये? 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 6U क्यू सेट है सर? क्यूब सेट, हाँ, ऊंचाई पर निकट ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा। हो गया? क्यूब सेट के बारे में लिख लीजिएगा थोड़ा सा।
अनिवार्य रूप से लघु उपग्रह। ठीक है। ओके, बस इतना ही लिखो, छोड़ो। मैकलिन टॉप। बारबरा मैकलिन टॉप कौन है ये? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, साइटोजेनेटिकिस्ट भी हैं। साइटोजेनेटिकिस्ट भी हैं ये, अमेरिकी वैज्ञानिक साइटोजेनेटिक, ठीक है ना। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला है? 1983 में। क्यों दिया गया भाई, लिख लीजिए। मोबाइल आनुवंशिक तत्वों की खोज के लिए, ठीक है। मतलब फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, ठीक है। मक्के के क्या सा टेस्ट वाला आवाज? मक्के के साइटोजेनेटिक्स, नहीं साइटोजेनेटिक्स, हाँ, का अध्ययन करने वाले डॉक्टर मैकलिंटॉक ने साबित किया सर कि मक्के के क्या? आनुवंशिक तत्व कभी कभी गुणसूत्र पर स्थिति बदल सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जंपिंग जीन। जंपिंग जीन कहते हैं ना, ये हमें याद रखना है। जिससे आसपास के जीन सक्रिय या निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। हो गया। जी सर। तो ये हमें याद रखना है। सर ये समझ नहीं आया। सर लिखिए, इनको पिक्चर भेज दीजिएगा। मूस के बारे में लिखो। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध अनुसार एलियोफोरा स्नाइडेरी नामक परजीवी के कारण इनकी आबादी घट रही है। ठीक है। इनकी आबादी घट रही है। एक प्रकार का हिरन है, ये भी लिख लो। लिखिएगा हथेली की तरह दिखने वाली
दिखने वाली सींग वाला हिरण है। जीवन काल 10 से 12 वर्ष। वैज्ञानिक नाम एलिस एसिस। एलिस एसिस। एलिस एसिस। ठीक है। आप लोगों ने गाय गाय को देखा होगा, उनके गर्दन गले पे नीचे से ये चमड़ा नहीं लटका रहता है, जी सर। वैसा इनमें भी होता है। ठीक है। ऊपर सर ना, नीचे नीचे ऊपर वाले को धन्यवाद लिलार बाबू। कहते हैं, नीचे वाले को ड्यूलैप बोलते हैं। हमको ना ऊपर शाकाहारी है ये, पहली बात तो ये याद रखो, शाकाहारी जानवर है। ठीक है। और जो मूस है ना, मूस, मूस का अर्थ क्या होता है? टहनियां खाने वाला। ठीक है। इनका जो गर्दन होता है ना, इनका जो शरीर होता है ना, बड़ा लंबा होता है। ये बड़े लंबे होते हैं, तो घास वास चरने में तो इनको दिक्कत होती है। तो ये क्या करते हैं ना, गर्दन उठा के अपना पेड़ से डाली वाली तोड़ ताड़ के अपना खाते पीते रहते हैं। ठीक है। ओके। घास नहीं चरते, पेड़ ओड़ से अपना हिसाब किताब बराबर रखते हैं। ठीक है। इनका पसंदीदा भोजन क्या है? देसी विलो, देसी विलो, स्पेन, बालसम। ठीक है। साथ ही साथ नदी तालाब से जलीय पौधे भी खाते हैं। जलीय पौधे भी खाते हैं। इनके लिए जो खतरा सबके लिए है, वही खतरा इनके लिए भी है। एक खतरा इनके लिए स्पेशल है, और वो खतरा कौन सा है? खतरा चाहे तो लिख लो, आवास का क्षरण। आवास का क्षरण, चराई क्षेत्र की कमी, चराई क्षेत्र की कमी, जलवायु परिवर्तन, और परजीवी मस्तिष्क वर्म। परजीवी मस्तिष्क वर्म। ठीक है। IUCN में क्या है इनकी स्थिति? IUCN में क्या है? कम चिंताजनक, लीस्ट कंसर्न। ठीक है। ठीक है भाई, हो गया। कम चिंताजनक के बाद क्या बोले सर? बैटरी डाउन हो गई होगी। कम चिंताजनक के बाद लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, याद रखना ये चीज। ठीक है।